मेरे ख्याल में हम डे 5। जी जी, क्वेश्चन बताइए। जी डे 5 के ऊपर थे और मैं 57 58 तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल में। 63 तक कर लिया था हमने, वो जो अच्छा, ए एनपीएस बी टेस्टिंग। एनपीएस हमने कर लिया था। एनपीएस जो 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 प्रमोटर स्कोर था। हाँ जी, वो भी हमने कर लिया था, और हमने ये भी कर लिया था, ए बी टेस्टिंग भी कर लिया था। एनपीएस और एबी टेस्ट कर दी। सही, उसके बाद फिर स्लाइड नंबर 70 है। एक मिनट में देखता हूँ, अटक गया मेरा कंप्यूटर 67 के ऊपर। मैं देखता हूँ भी, मेरा ख्याल है मेरे कुछ चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में जो गंद कर रही हैं इसके साथ। ब्राउजर को तो मैं बंद करूं। 76 है, सॉरी 76 है। जी एक मिनट। जी जनाब, कॉन्फ़िगरेशन जी मैनेजमेंट आ गया। नहीं 76 पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं है मेरे पास, तो अपडेटेड रोड मैप्स आ रहा है। ओके, अपडेटेड जी, आगे और आगे जाइएगा। वो जो मैंने ये एनपीएस की कुछ ये स्लाइडें ऐड की थी ना, उसकी नहीं वजह ये से यार हाँ हाँ हो सकता है, ये वाला है जी ये। अब रोड मैप। इसमें, जी हाँ जी। इसमें जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ये स्विमलैंड रोड मैप्स। अच्छा, स्विम लेन जो है ये, दिस इज अदरवाइज टेक्निक, या जिसको टूल कह सकते हैं आप, जिसके अंदर आप मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह दिस लुक्स लाइक, जैसे लोग स्विम करते हैं और उनकी लेन्स बनी होती हैं, तो अपनी अपनी लेन के अंदर वो स्विम करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस तरीके के साथ इन पैरेलल जो मुख्तलिफ लोगों के काम हैं, वो अपना अपना जो काम करते हुए जा रहे हैं, इसको स्विम लेन रोड मैप्स कहते हैं। मतलब ब्रॉड मैप जी, ये वाला ग्रुप इस वक्त ये कर रहा होगा और ये वाला ग्रुप इस वक्त ये कर रहा होगा, तो उनके कामों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हर एक का स्विम लेन बताते हैं। तो स्विम लेन रोड मैप जो है, ये हाई लेवल की विजिबिलिटी होती है, ये कोई डिटेल प्लानिंग नहीं होती जिस तरह आप कहेंगे जी अपना गैन चार्ट है, ये वो नहीं है। दिस इज ब्रॉड प्लान फॉर ईच ग्रुप वर्किंग इन पैरेलल, राइट। तो ये रोड मैप्स हैं, हाई लेवल विजिबिलिटी देते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट टास्क को, डिलीवरेबल्स को और माइलस्टोन्स को, कब कब किसने क्या अचीव कर लेना है, कौन से काम कर लेने हैं वगैरह वगैरह। तो ये वो चीज है, रोड मैप शुड रिफ्लेक्ट चेंजेस मेड टू द बैकलॉग। अब अगर बैकलॉग में कोई तब्दीली आती है, वो जो कि आती रहती है, हर इंक्रीमेंट के बाद तब्दीली आती है, तो वो फिर इसके ऊपर इस हाई लेवल विजिबिलिटी में अमेंड होनी चाहिए। हर वक्त लोगों को करंट पिक्चर नजर आनी चाहिए। तो ये जो करंट पिक्चर है, ये आप लगा दें एक बोर्ड के ऊपर, क्लास उसके कमरे में जहाँ पे काम हो रहा है, और वहां पे सब लोग देख सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ हैं और हमारे टास्क क्या थे, माइलस्टोन क्या थे, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं है। तो वो उन्हें पता चलता रहेगा कि अगर उनमें कोई तब्दीली भी हो जाती है तो वो उसके हिसाब से आप ये देखेंगे। ये सिर्फ जैसे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ऐसे बना हुआ है, मतलब इसका मतलब है हाई हाई लेवल है, इसमें तफसीलात नहीं है। ठीक है जी। जहाँ जहाँ कोई टास्क आता है, माइलस्टोन आता है या डिलीवरेबल आता है, तो वो वहां वहां उसको नोट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखा है ना, आप इसको देख लीजिए कि एरिया 2 को माइलस्टोन, डिलीवरेबल, टास्क, माइलस्टोन इज नॉट द सीक्वेंस। हो सकता है पहला एक माइलस्टोन हो, फिर डिलीवरेबल हो, फिर टास्क हो, फिर दोबारा माइलस्टोन हो, फिर कोई और चीज हो, फिर कोई और चीज हो। तो वो जो कुछ भी ब्रॉड चीजें आ रही हैं, वो उसने इसकी एक स्विम लेन में एक ग्रुप के लिए बतानी है। गॉट इट जी? जी हाँ सही है। फालतू क्वेश्चन तो नहीं है आपके यहाँ पे? क्या चीज है? ठीक ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर स्लाइड नंबर 106 है। 109 पे चला जाता हूँ ना, ये वाली। 106 में मैं जा रहा हूँ उसमें, मुझे एक मिनट दीजिए।
ये है क्वालिटी थ्योरी मेथड्स। ओके, आ गया जी। जी, इसमें आप इसने डिफरेंट अप्रोचेस बताई हैं, तो इन पे जरा रोशनी डाल देंगे ये क्या अप्रोचेस हैं और असल में सर फॉर ये ऐसे एग्जांपल है, डेमिंग। जी अपार्ट फ्रॉम इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये। और क्वालिटी की आप कोई भी किताब उठाएंगे तो उसकी हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि जी किसने क्या चीज बनाई, क्या थ्योरी बनाई वगैरह वगैरह। तो क्वालिटी के जो पेरेंट्स हैं ना, जो फादर कहलाते हैं, वो ये दो बंदे हैं, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग और जोसेफ एम ज्योरेन। और आपको ये शायद पहले पता हो या ना पता हो, ये जो दो अशखास हैं ये बेसिकली दे आर अमेरिकन। बट आप ये कहेंगे कि जी तो क्वालिटी रेवोल्यूशन तो जापान से आई। तो ये दोनों हजरात जो थे, इन्होंने अमेरिका में अपने आइडियाज देने की कोशिश की और लोगों ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो जापान वालों को जब पता चला तो वो उन्हें उठा के ले गए। और उसके बाद जो जापान की रेवोल्यूशन आई है, वो जितनी भी क्वालिटी रेवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, उसमें जिसे कहते हैं कि इनको फादर्स का स्टेटस दिया जाता है। फिर बाद में ये लोग वापस भी आ गए अमेरिका, और अमेरिका आके इन्होंने बड़ा काम किया। जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी है, उसके ये दोनों अपने अपने वक्त में हेड भी रहे हैं। ये एक ही टाइम के लोग दोनों। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि डेमिंग इज नो मोर। जोरेन जो था वो तो अभी कुछ साल पहले जिंदा था, मुझे नहीं पता अब है कि नहीं है, बट दे आर बिग नेम्स। अच्छा, डेमिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे बहुत सी चीजें हैं डेमिंग की कंट्रीब्यूशन में, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऐसी चीज है जो कि क्वालिटी के हवाले से अजल से है और अब तक रहेगी। वो कहता है कि कोई भी दुनिया का प्रोसेस हो, आप उसको इंप्रूव करें, वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज तक आपके इल्म में भी नहीं है। वक्त के गुजरने के साथ साथ मजीद इंप्रूवमेंट की जगह बनती जाएगी, और आप अपनी प्रोसेस को अजल से अब तक कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब किसी भी प्रोसेस को इन्फिनिटली इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे कि हमने एक बार इंप्रूव कर लिया चीज और प्रोसेस से गुजर गया है तो ठीक हो गई है, ठीक तो हो गई है, लेकिन मजीद ठीक होने का चांस है। आप दूसरा साइकिल लेंगे तो और इम्प्रूव होगा। ये जो चीज है जिसको मैं साइकिल्स कह रहा हूँ, इसको हम डैमिंग साइकिल भी कहते हैं। और डैमिंग साइकिल के बेसिक जो दो वर्जन्स थे, एक था प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। फिर इसको बाद में डैमिंग ने ही इंप्रूव करके उसने कहा प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। चेक एंड एक्ट के बजाय उसने कहा स्टडी एंड एक्ट। बट एनीवेज मसला वही है, वो कहता है जो भी काम करो प्रोसेस के हवाले से, अभी मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रोसेस ही होती हैं। वो कहता है कि जो भी प्रोसेस हो, भले ऑपरेशन हो, कैसी भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस को पहले तो प्लान करो और फिर उसके ऊपर एक्ट अपॉन करो, मतलब डू करो। एंड व्हेन यू डू इट, देन चेक इट और स्टडी इट के हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड, एंड देन एक्ट अपॉन इट। So after completing one cycle, some improvement will come. But again, I would say that this is not the final improvement. This is a continuous process. You can improve it forever. As far as operation is concerned, वहां तो ये बहुत शूट करता है, क्योंकि वहां तो ऑपरेशन भी कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में मसला ये है कि प्रोजेक्ट ने तो कहीं खत्म होना है, तो अगर हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के चक्कर में पड़ गए तो शायद कभी भी खत्म ना हो सके। तो बेटर है, जरा माइक अपना बंद कर लीजिएगा। बेटर इज कि हम ये डिटरमिन कर लें प्रोजेक्ट में कि हमने क्वालिटी के क्या टारगेट्स रखे। अगर हमने प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस के अंदर ये बयान कर दिया है कि हमें इस प्रोजेक्ट की ये क्वालिटी चाहिए, तो फिर हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट उस हद तक ही जाएंगे, और जब वो हद अचीव हो जाएगी तो हम कहेंगे काम मुकम्मल हो गया। फिर हम मजीद इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट के टारगेट्स में शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेप्ट हो जाता है कि नहीं ये चीज भी क्वालिटी को मजीद इतना इंप्रूव करने की जरूरत है, और वो अप्रूव हो जाता है, प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाता है, तो उस सूरत में बिल्कुल आप उस हद तक जा सकते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से इस साइकिल से बाहर निकलना है। ये हो गया जी एडवर्ड डेमिंग की बात। यहां तक बात समझ आई? जी जी। ओके जी। अच्छा, इसके अलावा भी अगर डेमिंग को आप देखें तो उसकी और भी बहुत सी थ्योरीज हैं। लीडरशिप के ऊपर भी बात करता है और भी चीजों, लेकिन क्वालिटी के ये बाबे हैं। टोटल क्वालिटी पे भी इसने बात की हुई है, लेकिन टोटल क्वालिटी में फिर और लोगों ने भी बात की है। मगर देखा ये गया है कि जितनी भी थ्योरीज की बुनियाद है
वो एडवर्ड हैमिंग से शुरू होती है, ये जो मॉडर्न क्वालिटी की थ्योरीज हैं। जोसेफ ड्यूरेन भी उसके साथ ही काम कर रहा था। उसमें कहते हैं जी, ड्यूरेन ट्रायोलॉजी ब्रेक्स क्वालिटी मैनेजमेंट इनटू 3 पार्ट्स। एक कहता है जी पहले क्वालिटी प्लानिंग करो, फिर कहता है क्वालिटी कंट्रोल करो, और फिर कहता है इंप्रूव करो। वही उसी साइकिल को यूज करते हुए वो कहता है जी क्वालिटी को आपने प्लान करना है, कंट्रोल करना है और इंप्रूव करना है। अब यहाँ बात नहीं खत्म होती, असल में ये क्योंकि ये बेसिक थ्योरीज हैं, इसके बाद और लोग आए और जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें बीच में ऐड हुआ, वो हुआ क्वालिटी एश्योरेंस का। और क्वालिटी कंट्रोल किसको कहते हैं? क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं जब कोई प्रोडक्ट बन के निकलती है, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द कंप्लीट प्रोडक्ट, तो दैट हैज टू बी चेक्ड, दैट हैज टू बी इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव्ड फॉर क्वालिटी। या अप्रूव का लफ्ज ना इस्तेमाल करें तो यूं कह लीजिए कि वेरीफाइड फॉर क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल, ताकि कोई गलत चीज कस्टमर तक ना पहुंच जाए। ठीक है जी। बट इसके अंदर जो चीज ऐड की गई वो है क्वालिटी एश्योरेंस। Quality assurance happens when the product is being developed. मतलब it is not concerned, quality assurance is not concerned with the product, but it is more concerned with the process, how it is being developed. उस प्रोसेस को देखते रहना और इम्प्रूव करते रहना, उसका ऑडिट करते रहना, लोगों के नॉलेज को चेक करते रहना, लिखे हुए प्रोसीजर्स को देखते रहना, और ये एनालाइज करने की कोशिश करना और क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से इकदाम करना। दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड दैट हैपेंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। वेयर एज जो क्वालिटी कंट्रोल है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर, इनकी वजह से आप इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो अगर मैं ऐसे एज अ होल देखूं तो मैं कहूं क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट इन विच फर्स्ट वी प्लान द क्वालिटी, देन वी अश्योर इट, देन वी कंट्रोल इट एंड अल्टीमेटली कंटिन्यूअसली इंप्रूव इट। ठीक है जी। ये होगी जो ड्यूरेन की बात। यहां तक ओके है कि नहीं? जी सर। ओके। अच्छा, फिर आ जाते हैं मजीद, जब आगे चलते हैं तो क्रॉसबी आता है। क्रॉसबी का अपना इन्हीं दोनों के बेसिक थॉट को लेके वो आगे चलता है और वो अपना कुछ मेथड देता है। कहते दिस मेथड एम्फसाइजेस 4 एब्सोल्यूट्स। 4 उसने पॉइंट दिए। कहता है जी कंफॉर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। कंफॉर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात करें या अदरवाइज भी बात करें, वो कहते हैं जी जो आपको रिक्वायरमेंट दी गई है कस्टमर की तरफ से, लाजमी बात है कस्टमर की ख्वाहिशों का आपने मुकम्मल तौर पे एहतराम करना है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा। मतलब यू हैव टू एग्री एंड देन वर्क ऑन दोज रिक्वायरमेंट एंड यू शुड एब्सोल्युटली कंफॉर्म एग्जैक्टली टू व्हाट द रिक्वायरमेंट सेज। दूसरी बात वो कहता है जी क्वालिटी इज अचीव्ड बाय प्रिवेंशन। मतलब ये वही बात जो मैंने आपसे पहले इंडिकेट कर दिया था कि खाली कंट्रोल करने से काम नहीं चलता। क्वालिटी प्रोडक्ट में खराब होने ही ना पाए के लिए हमें प्रोसेस को देखना पड़ेगा और हमें प्रिवेंशंस करनी पड़ेंगी, एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, एंड दैट ऑल हैपेंस इन एग्जीक्यूशन, जहां हम क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो। सो क्वालिटी इज अचीव्ड बाय प्रिवेंशन। ये है जी क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ इशारा। फिर स्टैंडर्ड ऑफ जीरो डिफेक्ट, बहुत जबरदस्त चीज, इसको हम एक हद तक टोटल क्वालिटी का पार्ट भी समझते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ जीरो डिफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय क्रॉसबी एंड दिस इज, जो तुर्रा इम्तियाज है, ये चाइना जापान का है। जहां पूरी दुनिया ये कह रही थी कि यार थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, इतने % हो जाए तो खैर है। मतलब आमतौर पे जो 3 सिग्मा या जिसको आप बेल कर्व कहते हैं, उसके मुताबिक 97 पॉइंट समथिंग अगर आप अचीव कर लेते हैं तो दैट इज प्रीटी गुड। नहीं, मेरा ख्याल है 99.74। यस, 99.74 इज प्रीटी गुड। तो आपने सुना होगा, मतलब मैं आज से 2 डिकेड पहले की बात करता हूँ, जब नेटवर्क्स वगैरह पाकिस्तान में आने शुरू हो गए फुल फॉर्म में, तो उसके अंदर फिर होता था 99.99%। कि जी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए आपकी। वेयर एज क्रॉसबी जीरो डिफेक्ट के चक्कर में कहीं पहले ये बात कह चुका था
कि ये कोई क्वालिटी नहीं होती 99.99%, 100% क्वालिटी चाहिए, जिसको अमेरिकन मजाक उड़ाते थे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती होगी। तो अमेरिकन जो थे वो इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में जब देखा कि सारी जापानीज प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में रश कर गई और अमेरिकन प्रोडक्ट्स में भी को भी ओवरथ्रो कर गई, तो वो ये सोचने पे मजबूर हुए यार ये क्या वजह है। तो उन्होंने ये फाइंड किया कि ये जो जीरो डिफेक्ट था, ये वाला चक्कर जो था, दिस इज एक्चुअली गिविंग देम एडवांटेज, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट यार कैसे। जब उन्होंने इसको मजीद डिटेल में देखा तो उन्हें पता चला कि वो 99.99 के चक्कर में ही नहीं जाते या 99.74 के चक्कर में नहीं जाते, वही तो 100 में से आप कह रहे हैं ना इतना। वो कहते हैं कि जी अगर हम 1 मिलियन आइटम बनाएं तो उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करें आप हाउ मच परसेंटेज दिस इज, तो 99.9999 पता नहीं कहां तक जाता। तो इस लेवल की एक्यूरेसी के साथ जब जापानीज आए तो उनका डिफेक्ट ही नहीं आता था, तो वो इसको जीरो डिफेक्ट सिंड्रोम कहना शुरू किया अमेरिकन ने। लेकिन बाद में दे हैड टू एग्री एंड अल्टीमेटली दे हैड टू डेवलप सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा जो है वो जापानीज की पैदावार नहीं है, ये अमेरिकन की पैदावार है। और वो दरअसल इस जीरो डिफेक्ट को कैचअप करने की कोशिश, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने कहा अच्छा अगर 3 सिग्मा के ऊपर 99.74% एक्यूरेसी है, इसका मतलब है कोई 65,000 डिफेक्ट्स इन अ मिलियन are allowed, which is very bad according to the Americans. Japanese कह रहा है जी जीरो डिफेक्ट। अब इन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो कैन वी इम्प्रूव इट। उन्होंने कहा अच्छा बेल कर्व को जरा आगे चल के देखते हैं कि इस बेल कर्व की जो टेल्स हैं, आपको अंदाजा है बेल कर्व कैसा है? बेल कर्व की शक्ल का अंदाजा है आपको? नहीं सर। नहीं सर। तो मैं देखूं आगे की स्लाइड तो हाँ चीजें तो हैं, लेकिन सब देखता हूँ कहाँ है, नहीं नजर आ रहा। बेल कर्व नहीं दिया हुआ, मैं आपको वैसे बताता हूँ। Let me see if I can draw it here. मैं इसके ऊपर ही बनाता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। बेल कर्व बड़ी कॉमन चीज है, मेरे ख्याल है यार प्रोफेशनल ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होता है। वो कहते हैं कि जब भी किसी चीज के बारे में हम कोई राय कायम करना चाहते हैं और जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकली सॉलिड राय बनाना चाहते हैं कि जी ऐसा ही होने का कभी इम्कान है, तो जब हम राय लेते हैं लोगों से, बहुत से 100 बंदों से मैंने राय ली, तो हमेशा दिस इज द शेप दिस इज गोइंग टू टेक। फर्ज करें कि जो न्यूट्रल राय या सेंटर राय है वो ये 0 पे है, तो अगर मैं इसको 3 क्या कहते हैं इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करूं तो ये प्लस की साइड है, ये माइनस की साइड है। इसको हम +1 कहते हैं, इसको हम +2 कहते हैं, इसको हम +3 कहते हैं, ये -1 -3। दिस इज कॉल्ड द बेल कर्व। इसमें जो 0 है ये वो राय है जो कॉमन ज्यादा लोगों की राय, मैक्सिमम राय जो है वो इस सेंटर में आती है, और जो वेरिएशन उससे पॉजिटिव साइड पे जा रही होती है वो जो मैक्सिमम को हम +3 कंसिडर करते हैं और उससे फिर 3 पार्ट्स बनाते हैं। और जो मिनिमम है, जो मतलब इसको हम ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट भी कहते हैं। जो ऑप्टिमिस्ट आदमी की राय है, जो किसी आदमी ने सबसे बड़ा फिगर दिया है या सबसे पॉजिटिव फिगर दी है, वो +3 कहलाएगा, और जिसने सबसे पेसिमिस्ट व्यू दिया है वो -3 कहलाएगा, और 0 कहलाएगा मोस्ट लाइकली, राइट। फर्ज करें कि मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ जनाब ये काम करना है कितने दिन में हो जाएगा। सब लोग तजर्बाकार हैं अपने अपने तजर्बे से, कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 5 दिन, कोई कहता है 6 दिन, कोई 4, जो व्हाटएवर। सो भी अगर 100 बंदों से मैं पूछूं तो 100 राय आ जाएंगी। हम ये नोट करेंगे, अगर हम ये जो कर्व बना हुआ है इसमें जो इसकी हाइट है ये नंबर ऑफ ओपिनियंस को शो करती है। ये जो -1 +1 का ये डब्बा बनता है, अगर मैं इसको देखूं तो इस कर्व के अंदर अंदर जो चीज आती है वो, अगर अभी मैं गलत नहीं कह रहा तो वो कोई 67% आती है। आप समझ लीजिए कि +-1 कवर्स 67% ऑफ ओपिनियन। अगर तो आपका काम इससे चलता है तो आप इधर ही काम अपना मुका लें। फॉर एग्जाम्पल आप जनाब 2 बंदों के दरमियान
इलेक्शन करवा रहे हैं, जो बंदा 50% से ऊपर वोट ले गया तो वो तो ±1 सिग्मा में आ गया। तो आपका ये प्रॉब्लम जो दो आइटम्स में डिसाइड करने वाला है वो बेहतरीन तरीके से 1 + 1 सिग्मा में कवर हो जाता है। उस अगर ओपिनियन जो इसके अलावा है, अभी देखें बाकी कितना बच गया, वो 36% में भी अगर मैं -2 + 2 तक चला जाऊं, यहां तक चला जाऊं, तो ये जितना एरिया कर्व के नीचे आ रहा है इसको देखा जाए तो ये कुल 99.74% को कवर करता है। मतलब 99.74% ऑफ ओपिनियन इज कवर्ड इन ±2 सिग्मा। बट वी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गुड इनफ, एंड इफ वी गो टू ±3 सिग्मा तक चले जाएं, हम यहां तक चले जाएं, तो ये यहां तक ये सब चीजें कवर हो जाती हैं, पूरा कर्व का नीचे का एरिया कवर हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड +-3, एंड इसकी एक्यूरेसी है 99.74। वो थी 2 की थी 97 पॉइंट समथिंग और 1 की थी 67 के करीब, और ये है 99.74। एंड ट्रस्ट मी, 3 सिग्मा भी इज नॉट गुड इनफ, 3 सिग्मा इज ऑल्सो नॉट गुड इनफ अगर भी कंपेयर करें उसको उसके साथ जीरो डिफेक्ट के साथ। क्योंकि जीरो डिफेक्ट कहता है कि मैंने क्या बताया आपको कि 3 सिग्मा का मतलब है 65,000 से ऊपर कुछ आपके डिफेक्ट्स आएंगे इन अ मिलियन। ये तब होता है जब आप बहुत बड़ी प्रोडक्शन कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पे हम एक टीवी बना रहे हैं और टीवी में मिलियंस ऑफ पार्ट्स लगे हुए, तो हम कहें कि इसमें से हम जीरो डिफेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जापानीज कहता है। इसका मतलब है टीवी विल ऑलवेज कम आउट परफेक्ट। और अगर हम ये कहते हैं कि 3 सिग्मा है तो इसमें से 65,000 आइटम जो होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या ऐसा टीवी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि उसके 1 मिलियन आइटम में से 65,000 आइटम काम ही नहीं करते? तो मतलब ये हुआ कि हमें इससे ऊपर जाना है, तो अमेरिकन ने सोचा कि अच्छा 3 से ऊपर कहाँ जाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं ना, ये जो कर्व बना हुआ है इसकी टेल जो है वो इंक्लाइन कर गई है दोनों साइडों से, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेलिंग टेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गई है यहाँ टेल। दिस कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, फॉरएवर गोइंग डाउन स्लोली बट नेवर टचिंग द बेस। इसका मतलब है अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4, -5, -6 तक जब ये जाते हैं तो इनको एक आइडियल फिगर मिल जाता है, प्लस में भी इसी तरीके के साथ। तो इनको +-6, इसको कहते हैं 6 सिग्मा। जब मैं +-6 की बात करता हूँ और अपने टेल को 6 तक ले जाता हूँ तो ये बन जाता है 6 सिग्मा। अच्छा, 3 सिग्मा से जब वो 4 पे गए तो उन्हें पता चला कि 65,000 से डिफेक्ट का नंबर रिड्यूस होकर 12,000 आ गया 1 मिलियन के ऊपर। तो जबरदस्त। जब वो गए 5 पे तो वो कुछ चंद 100 में आ गया। बट जब वो 6 पे गए तो उनको एक मिरेकुलस फिगर मिला जिसके ऊपर अमेरिकन पक्के हो गए, जी ये ठीक है, ये अचीव कर लें तो काफी है, जीरो तो अचीव नहीं हो सकता। अमेरिकन अभी भी यही कहते हैं, जीरो अचीव नहीं हो सकता। तो ये नंबर है 3.4। तो 6 सिग्मा का मतलब ये हुआ कि अगर 1 मिलियन आइटम्स हैं तो उनके अंदर 3.4 डिफेक्ट्स में बी एक्सेप्टेबल। ये है 6 सिग्मा। और जी तो वो सर कितना बनेगा? 99 पॉइंट कितना बनेगा? वो सर वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, 99.999 कहां तक बनेगा वो, आप भूल जाए ना 99 को, तो परसेंटेज से तो निकल है ना, उसमें तो हो ही नहीं सकती कैलकुलेशन। आप ये ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन है कि आउट ऑफ अ मिलियन 3.34, सॉरी 3.4। मैं वो इस ध्यान से कह रहा था सर कि अभी जो आजकल जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 2 डेकेड पहले जो नेटवर्क्स में वो होता था, तो आजकल जो नेटवर्क्स में जो हमारी टेलीकॉम में जो आजकल हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं कस्टमर के साथ ना, वो हम करते हैं सर 7 9 करते हैं, 7 9 या मतलब 99। दिस इज 6 सिग्मा, दिस इज 6 सिग्मा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। यू आर फॉलोइंग 6 सिग्मा, तो पूरी मार्केट इसको 6 सिग्मा यूज कर रही है। मतलब 99 पॉइंट और फिर 5 आगे 9, 5 नहीं, 5 7 होंगे, 5 या 7 होंगे। जी ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप ये सही है। कैलकुलेट कर लीजिए 1 मिलियन में से 3.4 तो 100 में से कितना?
अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा खैर, तो ये बात थी। अब जनाब हमें सिक्स सिग्मा का टूल मिल गया और इसके ऊपर इन्होंने जबरदस्त रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, मगर अभी भी जीरो डिफेक्ट का कीड़ा जो जापान ने डाला हुआ है उसको ये बीट नहीं कर सके, क्योंकि जापान के तो रूल्स इतने सख्त हैं, वो कहते हैं जो गलती की उसके गर्दन उड़ा दो, समथिंग लाइक दैट, मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। देयरफॉर जीरो डिफेक्ट इज स्टिल बेटर, बट सिक्स सिग्मा उसके मुकाबले में आ गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट वो जो अगला पॉइंट वो कह रहा है तीसरा, वो कहता है क्वालिटी इज मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। नाउ ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट कॉस्बी ने दिया, और ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। अब मैं वो भी आपको बना के दिखाता हूँ एक्चुअली, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीजें नहीं इसमें इन स्लाइडों में शो की हुई, और ये पीएमआई की तरफ से हमें स्लाइडें मिलती हैं, इस वजह से ओके। और ओके जी, अब बात करते हैं जी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेरे साथ पहले जिक्र तो नहीं हुआ इसके ऊपर, बात तो नहीं हुई, नहीं ये तो सर बात नहीं हुई। की थी बात? ओके, नहीं बात नहीं हुई इस पर। नहीं हुई, अच्छा ओके। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो तरह की क्वालिटीज कंसिडर की जाती है, जो जिसने क्रॉसबी ने आइडिया दिया। उसने कहा एक होती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, राइट। ये जो पुअर क्वालिटी है, अ, इसको एक और नाम भी लेते हैं वो लोग, कॉस्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वो कॉस्ट होती है जो क्वालिटी गलत डिलीवर हो जाने की वजह से हमें नुकसान पहुंचाती है। अगर कस्टमर को पहुंच जाए वो क्वालिटी बुरी, या ना भी पहुंचे, जब चीज बन जाए, अगर वो चीज रिजेक्ट हो जाए, स्क्रैप हो जाए, या उसको रिपेयर करना पड़े, तो पैसा तो लगा ना आपका। इसको कहते हैं इंटरनल कॉस्ट। इंटरनल, ये पुअर क्वालिटी की ये इंटरनल कॉस्ट है, क्योंकि हमने गलती तो घर में ही पकड़ ली, लेकिन नुकसान तो हुआ। लेकिन अगर ये माल बाहर निकल जाए और मार्केट में चला जाए, तो कस्टमर की तरफ से हमें क्या क्या नुकसान आ सकते हैं, उसके अंदर जनाब वो रिजेक्शन आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो रिपेयर करना पड़ेगा, या वारंटी आ जाएगी, या कस्टमर लूज हो जाएगा। जितनी भी ये इस किस्म के नुकसान आते हैं जो कस्टमर की तरफ से आते हैं, ये आपकी साख को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कोशिश यही है हमारी कि कोई माल गलत बाहर ना जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ क्वालिटी कंट्रोल तो करनी ही करनी है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा पैसा लगता था। बहुत से इंस्पेक्टर बैठ गए हैं, हर चीज को देख रहे हैं, और जीरो डिफेक्ट के चक्कर में पड़े हुए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी भी है, प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं उसको। मतलब हम प्रोसेस करने के दौरान ऐसे इकदामात लें जिससे प्रोडक्ट में गलती आने ही ना पाए। तो ऐसे तमाम मेजर्स जो कि क्वालिटी अश्योरेंस के हवाले से किए जा सकते हैं, या जो हम एक्सटर्नल बॉडीज को बुला के इंस्पेक्शंस करवाते हैं, कोई और कार्रवाई कराते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन कराते हैं, अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ऐसे तमाम इकदाम प्रिवेंशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहलाते हैं। तो ये वाली जो कॉस्ट है, ये गुड क्वालिटी की कॉस्ट होगी। इसमें भी मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया कि एक तो वो इकदाम हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है, और एक वो इकदाम हैं जो इंतजामी निजाम है, ट्रेनिंग देनी है, आपने आईएसओ करवाना है, आपने इंस्पेक्शंस करवानी है, उनके पैसे भी तो है ना, वो सारे खर्चा गुड क्वालिटी का है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इंप्रूवमेंट तो ऐसी चीज है जो कि इन्फिनिट हो सकती है, भले वो पुअर कॉस्ट की तरफ हो या गुड कॉस्ट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पैसे लगाता जाऊं तो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, तो मैं गुड पे लगाता जाऊं वो भी, और वो इन्फिनिट कॉस्ट हो सकती है। आर यू रेडी टू स्पेंड इन्फिनिट कॉस्ट? नेचुरली यू आर नॉट। व्हाई शुड यू? इसका मतलब है कि हमें अक्लमंदी के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है कि गुड क्वालिटी पे जो पैसा खर्च करना है वो मैंने इससे ज्यादा नहीं करना, पुअर क्वालिटी पे जो करना है वो इससे ज्यादा नहीं करना। इन दोनों के दरमियान तवाजन रखना है कि मतलब मेरे दोनों मकासद पूरे हो जाएं, क्वालिटी भी अचीव हो जाए गुड साइड पर, और पुअर जो है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए लाजमी बात है जब मैं गुड क्वालिटी में पैसा लगाऊंगा तो मेरा जो पुअर क्वालिटी की तरफ इंस्पेक्शन का खर्चा है वो कम होगा, क्योंकि अब ज्यादा मिस्टेक्स नहीं आएंगी ना। लेकिन मैं इंस्पेक्शन ऑल टुगेदर खत्म नहीं कर सकता कि नहीं जी छोड़ दो इंस्पेक्शन,
अगर मैंने छोड़ दी तो एक भी गलती निकल गई और कस्टमर तक पहुंच गई तो वही नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये तो कर नहीं सकता। तो क्वालिटी कंट्रोल फिर भी होगा, लेकिन अब जरा स्मार्ट टीम के साथ होगा, आसान तरीके के साथ होगा, और गलती अब हम भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो इस तरफ हमने खर्चे करने हैं उनको भी बैलेंस करने के, ऐसा ना हो एक्सॉर्बिटेंट खर्चे कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट होता है। ये है जी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। यहां तक ठीक हो गया जी? जी हाँ सर। ओके जी। एक से बात गिनेची तगुची का है जी। तगुची साहब फरमाते हैं उसका मेथड है एम्फसाइजेस द क्वालिटी शुड बी डिजाइन्ड इनटू द प्रोडक्ट। तो सो सर सॉरी जी सॉरी, मेरे क्वेश्चन था ये क्रॉस बी का जो प्रिंसिपल है। जी तो इसमें आपने आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्वालिटी के लेक्चर में आपने बताया था कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कस्टमर की जो कि हम कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहता है कि चलो अगर हम ऐसे पूरा नहीं भी कर सकते तो ये हमारी क्वालिटी टॉलरेंस में आ जाएगी, तो इसको चलो ठीक है, जरूरी नहीं हाँ। है कि हम इसे fit कर सकें। देखिए तो पहली बात तो ये है कि कस्टमर मुकद्दम है, ये बात समझ लीजिए। कस्टमर मुकद्दम है, कस्टमर जो कह रहा है वो तो करना ही करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कस्टमर ही के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि ये 10 रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है आपके लिए? वो कहता है ये वाली। मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं ये शुरू कर रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ नेक्स्ट कौन सी है, फिर नेक्स्ट कौन सी है। ये मेरा प्रोडक्ट लॉग में बना हुआ है ना सिस्टम, उसके हिसाब से। अब प्रोडक्ट लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, अगर मैं उनमें से 2-3 कर लेता हूँ और कस्टमर कहता है यार ये तो कमाल कर दिया आपने और मुझे तो वो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, तो कस्टमर अपने मुंह से कह रहा है ना कि ना करो, तो हम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक, अच्छा ये ठीक है। है मैंने बात। अच्छा और मतलब इनको उस केस में भी हम बेसिकली क्रॉस बी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम हाँ उसके बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्म कस्टमर कस्टमर को हमने राजी कर दिया ना, तो मतलब है। ये वो एजाइल वाला मेथड आ गया ना उसमें हो। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हम किस पे थे जी? तगुची की बात कर रहे थे। वो कहते जी क्वालिटी शुड बी डिजाइन्ड इनटू द प्रोडक्ट सो फैक्टर्स दैट कॉज वेरिएशन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल। मतलब ये असल में ये क्रॉस बी को सप्लीमेंट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि यार कंट्रोल के ऊपर नजर ना रखो खाली। अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल करना है तो फिर तो बहुत बड़ी फोर्स क्वालिटी कंट्रोल के लिए बैठी होगी और अंदर गंद मचा हुआ होगा। जब एग्जीक्यूशन के दौरान जो काम है उसमें आप गलतियां कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, कोई नजर नहीं रखी हुई, तो दैट इज बैड। कहते हैं क्वालिटी डिजाइन ही अपनी प्रोडक्ट को जब डिजाइन करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, उसके अंदर क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर्ली डिजाइन करें। कब कब अश्योरेंस होगी, कब कब कंट्रोल होगा, क्या क्या चेक किया जाएगा, किस तफसील में होगा, इंस्पेक्शन अंदर की कौन सी होंगी, एक्सटर्नल कौन सी होंगी, वगैरह वगैरह। तो क्वालिटी शुड बी बिल्ट इनटू द होल प्लान। तो जो और फिर उसको ऑब्जर्व भी करते रहे। क्वालिटी एश्योरेंस का ये भी काम है कि वो जो प्लान बना हुआ है उसको ऑब्जर्व करता रहे और कॉज वेरिएशंस को देख के आइडेंटिफाई करके और उसको दुरुस्त करता रहे, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान को दुरुस्त करता रहे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फिक्रा है और मशहूर फिक्रा है कि क्वालिटी शुड बी डिजाइन्ड इनटू द प्रोडक्ट। एक और भी फिक्रा इसके साथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं क्वालिटी शुड बी डिजाइन्ड इन नॉट इंस्पेक्टेड, क्वालिटी इज नॉट इंस्पेक्टेड इन बट टू इज डिजाइन्ड इन। ऐसे कुछ फिक्रा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आपने सुना होगा कभी ना कभी कि क्वालिटी जो है वो इंस्पेक्शन से नहीं पकड़ी जाती, क्वालिटी को डिजाइन करना पड़ता है प्रोडक्ट के अंदर। मतलब किस बात पे जोर हुआ कि क्वालिटी एश्योरेंस इंट्रोड्यूस करने की बात है। तो आपने देखा कि जुरैन ने क्वालिटी एश्योरेंस का नाम नहीं दिया था। ये कहानी इंश्योरेंस की क्रॉसबी और तेगुची से शुरू हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जुरान और डेमिंग जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की अहमियत को नहीं जानते थे। उन्होंने उसका बेसिक आइडिया अपने इस थॉट प्रोसेस में दे दिया था, लेकिन इनको जो मटेरियलाइज किया, जो खास तौर पे लफ्जों में बयान किया, वो सबसे पहले क्रॉसबी ने किया और फिर तेगुची ने उसको कंफर्म किया, रिफाइन किया और कंफर्म किया। फिर आ जाता है जी विलियम स्मिथ। आपने देखा होगा ये ऊपर वाले जो दो नाम है ये जापानीज के हैं, और भी जापानीज है बहुत से जो इनके स्टूडेंट्स थे, एडवर्ड डेमिंग के और जोरैन के, उनका नाम भी बीच में आता है। लेकिन ये बीच में अब एक विलियम स्मिथ आ गया जो कि अमेरिकन है। ये क्यों आया? सिक्स सिग्मा की वजह से। मैंने आपको बताया कि वो तो जीरो डिफेक्ट पे काम करते थे, इन्होंने सिक्स सिग्मा पे काम किया। तो विलियम स्मिथ ने क्या किया, वो कहता है सिक्स सिग्मा emphasizes responding to customer needs and improving process by systematically removing defects। मतलब आप खुद सोचें कि कहां आप काम कर रहे थे थ्री सिग्मा पे और आप क्वालिटी दे रहे थे 65,000 का एरर इन अ मिलियन।
अगर आपको ये कहा जाए खबरदार आप 3.4 से ऊपर एरर नहीं जाने देंगे तो आपके कंट्रोल ज्यादा सख्त नहीं हो जाएंगे। यू हैव टू डिजाइन इट अकॉर्डिंगली। और बात ये होती है क्वालिटी जो होती है ये किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। स्टैंडर्ड को हम फॉलो करें अच्छी बात है, कोई मुजायका नहीं है, लेकिन असल में क्वालिटी इज एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। फर्ज करें मेरा एक कस्टमर है, जैसे मैंने वो आपको इलेक्शन की एग्जांपल दी, वो कहता है जी हमने इलेक्शन कराना है 2 बंदों का, इसकी क्वालिटी तो वो तो 1 सिग्मा में हो जाएगी, राइट। उसमें हमें ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज जाना पड़ेगा, जहां पे कोई मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ियां बनती हैं, टीवी बनते हैं, प्रोडक्शन का काम है, तो आप देखें प्रोडक्शन में 6 सिग्मा तक तो हम चले गए। आम मार्केट इस वक्त 6 सिग्मा को फॉलो कर रही है और फायदा उठा रही है। लेकिन नासा पे चले जाएं, आप फ्रैक्टल्स पे चले जाएं, आप स्पेस टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं न्यूक्लियर पे चले जाएं, जो एटॉमिक जो भी कुछ साइंस है, उसके ऊपर 6 काफी नहीं है। जो नासा इस वक्त फॉलो कर रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट दे आर डेफिनेटली बियॉन्ड 9 एंड अप्रोक्सीमेटली 12 सिग्मा तक वो लोग काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां मिलियन की तो बात ही नहीं होती, वहां बिलियंस और जिलियंस की बात हो रही है, राइट। तो कहानी वहां शिफ्ट कर जाती है क्योंकि वहां एक्यूरेसी लेवल उतने ज्यादा चाहिए। तो ये जो हम जो कहते हैं ना 4, 5, 6 सिग्मा, तो जितना आप सिग्मा बढ़ाते जाएंगे उतना आप मजबूर हो जाएंगे कि अपनी एक्यूरेसी को उस लेवल तक लेके आए, उस मतलब उस सिग्मा के लेवल की एक्यूरेसी निकालनी है, तो उतनी ज्यादा बारीक बीनी के साथ मशीनें होंगी, हिसाब किताब होगा, तब आप उस काम को कर पाए। एक्यूरेसी चाहिए ना आपको। अगर से कि मैंने एक टेबल बनाना है तो एक मैं फुटे से भी नाप सकता हूँ। अगर कोई कहता है नहीं जी प्रिसीजन इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि 0.00001 मिलीमीटर प्लस माइनस, तो भाई फिर ये तो फुटे से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो हाईली एक्यूरेट मशीनरी चाहिए, प्रिसाइज मशीनरी चाहिए, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। स्पेस में यही चक्कर है, न्यूक्लियर में यही चक्कर है। तो इस वजह से ये कहीं 9 से 12 सिग्मा तक जाते हैं। जी जनाब। सर ये बात है कि आप जब 6 सिग्मा अचीव करते हैं, जैसे हायर मतलब सिग्मा का अचीव करना चाहते हैं, जी तो जी उससे डेफिनेटली आपकी कॉस्ट का इम्पैक्ट भी तो आता होगा। डेफिनेटली नासा वाले जो हैं वो तो एट एनी कॉस्ट करेंगे ना। हम्म। इसी तरह उनको अब एक फैक्ट्री है, उसको नासा वाली एक्यूरेसी क्यों चाहिए? उसको चाहिए अपनी बिजनेस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उनके लिए 6 सिग्मा बहुत है। और ऐसा भी मुमकिन है कि आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जिसके लिए 5 बहुत है, किसी के लिए 2 बहुत है, तो आप ये डिटरमिन करें। लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो अब 6 सिग्मा पे काम हो रहा है फैक्ट्रियों में। लेकिन मैं कतई ये नहीं कह रहा कि हर चीज 6 सिग्मा पे ले जाएं। कुछ चीजों को जरूरत नहीं है, कुछ जो है वो 2 में गुजारा कर लेती है, 1 में गुजारा कर लेती है। तो जो जिसका कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखें और उसके मुताबिक अप्लाई करें। सही सही सही। ये होगा जी। और कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, तो आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ओके। ये हमारा हमारा जी, हमारा मॉड्यूल तो लेक्चर जी मॉड्यूल खत्म हो गया है। मॉड्यूल तो हमारा खत्म हो गया। अब जो अगले सेशन में आप क्या करना चाहते हैं वो बताइए। हम कोशिश करके ना इसको सारा ओवरव्यू कर लेते हैं, जब मतलब डे बिल्कुल सही। 5 डेज हैं, और हम्म। उसमें से कोई फर्दर अगर कुछ चीजें हुई पूछने वाली तो फिर अगले 2 सेशन में वो डिस्कस कर डेफिनेट लेंगे आपके साथ डेफिनेट में। कोई मेरा मसला मेरा मेरा ये ख्याल कहता है फहद अपनी फीडबैक दे दें, अगर फहद कुछ और ऐड अप करना चाहें तो। नहीं। सर ठीक है सर। सर पिछले लेक्चर में आपने वो 5-6 कुछ न्यू स्लाइड्स आपने दिखाई थी, आपने कहा था तो जी आप मैं दिखा सर दीजिए मैं भेज तो। नहीं सका। मैंने आपको बताया ठीक ना, है मैं थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। मैं ठीक है काम बहुत है, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। मैं वो भेजता हूँ ठीक आपको, है सारी चीजें भेजता हूँ। ठीक है। करना वो मैंने एन कुछ नहीं है, एन मैंने वो अपलोड ही करनी है और ठीक उसके है। बाद आपको लिंक भेज देना है, जो पहले भी भेजा हुआ है उसी लिंक पे अपलोड कर देनी है। और वो मैं वो कर सर दूंगा। एनपीएस है वो आपने पढ़ाया था ना, तो उसके आसपास जी कुछ जी जी स्लाइड्स हैं different। नहीं, मैं सारी स्लाइडें अपलोड कर दूंगा जो नहीं है। ठीक है सर जी। ठीक है ओके सर। जी, लेट्स कॉल इट अ डे ठीक है फिर। सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू एंड टेक ठीक केयर। है, बहुत अल्लाह शुक्रिया, बहुत हाफिज। शुक्रिया। ठीक है।